ज्ञान धारा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और हमने पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टीकाकरण कार्यक्रम पूर्ण किया और उसी के बाद हम कम्युनिटी स्वास्थ्य नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, कोल्ड चेन। अब कोल्ड चेन क्या है कि कोल्ड चेन जो वैक्सीन का निर्माण स्थल से लेकर के कार्य जो टीकाकरण कार्यस्थल है वहां तक परिवहन भंडारण ये सभी कार्य किया जाता है, वो कम तापमान पर जो टीकाकरण स्थल तक पहुंचाया जाता है उसी को हम बोलते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या है कि जो जहां पर वैक्सीन का निर्माण होता है, निर्माण स्थल से लेकर के उसको फिर भंडारण करना, भंडारण से लेकर परिवहन करना, परिवहन से सीधा टीकाकरण स्थल तक पहुंचाना, और वो भी एक कम तापमान, जितनी वैक्सीन को उतना तापमान चाहिए उसी तापमान पर एक श्रृंखला पूरा प्रणाली के तौर पर पहुंचाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोल्ड चेन। और कोल्ड चेन अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि कोल्ड चेन के द्वारा ही जो हम सख्त तापमान के नियंत्रण में भंडारण और परिवहन किया जाता है। यदि सख्त तापमान में जिस तापमान पर उसको रखना है उसी तापमान पर हम परिवहन और भंडारण करते हुए कार्यस्थल तक या टीकाकरण स्थल तक हम पहुंचाते हैं तो उसकी जो टीके की गुणवत्ता है वो बराबर बनी रहती है। यदि हम वो उस तापमान को नियंत्रण नहीं रख पाए तो उसकी वो गुणवत्ता है, वो पेटेंसी है, वो खो देगा। और यदि वो उसकी गुणवत्ता चली जाएगी तो हम किसी को भी टीकाकरण करेंगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, और लाभ नहीं मिलेगा तो अपना जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया वो एक असफल हो जाएगा। और उसको सफल बनाने के लिए हमें उसको नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है। और इसके साथ में ये भी है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जो टीके और उपकरण के वितरण के लिए जो एक आपूर्ति श्रृंखला अपनाई जाती है और वही आपूर्ति श्रृंखला पर ही राष्ट्रीय टीकाकरण पूरा कार्यक्रम है वो निर्भर होता है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता टीकों और उपकरणों के वितरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली पर ही अत्यधिक निर्भर है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता किस पर निर्भर है? टीकों को एक सही तापमान पर और उनके साथ के जो उपकरण है उसी को भी सही तापमान पर वितरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला अपनाई जाती है, उसी पर यह निर्भर है। और ये तभी सफल हो पाता जब टीकों और उपकरणों की वितरण है वो सही तापमान पर हो सके। इसीलिए अब अगला हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर और क्या क्या होता है और उस कोल्ड चेन के अंदर कैसे देखते हैं। और कि जो टीकाकरण है कार्यक्रम में टीके और उपकरणों की आपूर्ति एक श्रृंखला प्रणाली के पर निर्भर करती है। वही कह रहे हैं कि वही बात अब इसमें आगे और कुछ बता रहे हैं कि एक कार्यात्मक प्रणाली के साथ जो आपूर्ति श्रृंखला के 6 अधिकारों को पूर्ण करती है, वो आपूर्ति श्रृंखला है वो 6 अधिकारों को पूर्ण करती है। क्या होती है? जो कार्यस्थल पर जो टीका पहुंचना था उसको सही समय पर जाना, जो जिस मात्रा में दिए गए उसी मात्रा पर उसको वही मात्रा पर पहुंचाना, और सही जगह पर जाना, और सही टीका होना चाहिए, और सही स्थिति मतलब कोल्ड चेन, उसका तापमान है जिस तापमान पर भेजा गया उसी तापमान पर उधर मिलना चाहिए, उसमें उसकी गुणवत्ता बराबर बनी रहे और सही कीमत पर। तो क्या बोल रहे हैं कि एक कार्यात्मक प्रणाली के साथ जो आपूर्ति श्रृंखला के 6 अधिकारों को पूरा करती है। मतलब जो एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है उस टीकाकरण कार्यक्रम में जो कोल्ड चेन की और श्रृंखला प्रणाली पर किस तरह निर्भर है कि जो निर्माण स्थान से लेकर के कार्यस्थल टीकाकरण स्थल तक भंडारण, परिवहन और उसके साथ में सही समय पर पहुंचना, सही मात्रा में पहुंचना, सही स्थिति में पहुंचना, सही जगह पर पहुंचना, और सही टीका होना चाहिए जो था वही, और सही कीमत पर पहुंचना, यह अधिकार भी उनको साथ में उसमें कोल्ड चेन के साथ में पूरा करना होता है। यह हमने कोल्ड चेन पढ़ा। और फिर टीकों के लिए तापमान की आवश्यकता है। टीकों के लिए तापमान की क्यों आवश्यकता है? कि क्योंकि कुछ टीके होते हैं, क्योंकि टीके एक संवेदनशील जैविक उत्पाद है। टीके क्या होता है? एक संवेदनशील सेंसिटिविटी है किसके प्रति? जैविक उत्पाद जो होते हैं वो तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ टीके ऐसे होते हैं जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, कुछ टीके हैं जो ठंड के प्रति संवेदनशील है, और कुछ अन्य टीके हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि टीकों की गुणवत्ता क्या होती है। टीकों की गुणवत्ता या पेटेंसी
क्या होती है कि टीका लगे गए व्यक्ति को बीमारियों से प्राप्त रूप में रक्षा प्रदान करता है या रक्षा करने की क्षमता प्रदान करता है, उसी को हम बोलते हैं टीके की गुणवत्ता। जैसे हमने एक बीसीजी का टीका लगाया, अब उस टीके को लगाने के बाद जो किसके लिए लगाते हैं, एक ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए। तो बच्चों में जब जन्म के समय वैक्सीन बीसीजी लगाया गया, अब वो बीसीजी लगाने के बाद वो उस बच्चे को जीवन भर तक उसकी जो ट्यूबरकुलोसिस से रक्षा प्रदान करता है। तो हमने वो टीके को लगाया, तो वो टीके की क्या है, गुणवत्ता है। यदि उसी बीसीजी के टीके के साथ में हमने टेम्परेचर या तापमान को जिस तापमान पर पहुंचाना था हम नहीं पहुंचा पाए और उसकी गुणवत्ता चली गई, और फिर भी हमने उस टीके को बच्चों को लगाया, अब वो बच्चे के अंदर हमने लगाया टीका बीसीजी का, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस से वो उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम असफल हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आगे आपके जो कार्यस्थल पर है तो तापमान का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम के आधार पर हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी कई बार टीकों की गुणवत्ता के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। ये आपको एक बार बता दिया गया कि भी कैसे कैसे चीज होती है। या आपको 6 अधिकार है, उसमें से 3 अधिकार 4 अधिकार उसमें से 3 दे दिया और एक कोई दूसरा डाल दिया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और आगे इसके साथ हम पढ़ेंगे कि कौन इसकी जस्ट आगे हम पढ़ते हैं कि कौन सा टेम्परेचर पे रहता है और कौन सा टीका, जैसे बीसीजी का टीका कितना टेम्परेचर पे, ओपीवी पोलियो वैक्सीन है वो कितने पे रहती है, इसी के आधार पर हम और आगे इसके साथ में पढ़ते हैं। और टीकों की कौन सा गर्मी के प्रति संवेदनशील है, कौन सा ठंड के प्रति संवेदनशील है, वो भी हम इसके आगे हम पढ़ते हैं। टीके की गुणवत्ता को बारे में बताया कि जो टीका कम तापमान पर या उसी के टीके के अनुसार जिस तापमान पर ला करके जिस व्यक्ति को टीका दिया जाता है, उसी टीके से जिस बीमारी के बचाव के लिए हमने दिया, उसी के बचाव से उसको सुरक्षा या रक्षा प्रदान करता है, उसी के टीके की गुणवत्ता कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ टीके होते हैं जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, कुछ ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं और कुछ प्रकाश के प्रति होते हैं। तो उसमें से एक फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड, गर्मी और ठंड की वजह से प्रति संवेदनशील कौन कौन से टीके हैं। और अब तक हमने जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हमने पढ़े वही टीके इसके अंदर सेम है, और उसको किस तापमान पर देखते हैं। जो अब हम समझेंगे कि अति संवेदनशील, ये गर्मी के प्रति सेंसिटिविटी होते हैं, गर्मी के प्रति संवेदनशीलता सबसे ज्यादा किसमें होती है, इसमें ओपीवी में। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इनकी गर्मी के प्रति संवेदनशीलता कम होती जाएगी। ये गर्मी के प्रति संवेदनशील सबसे ज्यादा है, कौन है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको हम -15 से 25 डिग्री के बीच में हम इसको स्टोरेज करते हैं। तो गर्मी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा है, ओपीवी। क्वेश्चन में आए 4 ऑप्शन दिए आपको कि हीट के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील वैक्सीन कौन सा है, ओपीवी, बीसीजी, कोलेरा और हिब। तो आपको ये 4 दे तो आपको ओपीवी सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि ओपीवी -15 से 25 डिग्री तक उसको स्टोरेज किया जाता है, तो वो गर्मी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील ओपीवी है, उसीलिए उस ग्रुप ए का माना गया है। अब ग्रुप में 2 में इन्फ्लुएंजा उससे थोड़ा कम गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। ग्रुप सी के अंदर में का आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, इसका और इसमें कंफ्यूजन वो होता है। ये लाइव वायरस, जिंदा वायरस होता है वो इसके अंदर होता है ओपीवी के अंदर, और ये निष्क्रिय होता है, जिसमें ये इंजेक्शन होता है, ये इंटरडर्मल इंजेक्शन लगता है और ये ओरली दी जाती है। तो ये कौन से ग्रुप में आई, आईपीवी ऑप्शन में आया, तो हमेशा इन्फ्लुएंजा से थोड़ा और कम संवेदनशील होगा। इसके साथ में जेई, जापानी एन्सेफेलाइटिस, और एमएमआर, खसरा, कंठमाला और रूबेला, मम्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर, ये भी हीट के प्रति थोड़ा और कम संवेदनशील होता है। उसके साथ में बी में कोलेरा, पेंटावेलेंट, खसरा,
रोटावायरस, रूबेला और येलो फीवर, ये सभी उससे थोड़ा कम हीट के प्रति सेंसिटिविटी या संवेदनशील होता है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे संवेदनशीलता कम होती जाएगी। और बीसीजी, एचपीवी और टीटनस, उससे भी संवेदनशीलता कम होती है। और लास्ट आता है ग्रुप ई, हेपेटाइटिस बी, हिप और मेनिंजियोकोकल और न्यूमोकोकल, इनकी सबसे कम होती है हीट के प्रति सेंसिटिविटी। तो हम अब यही समझना चाहते हैं कि हीट से सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता किसमें, ओपीवी में, और सबसे कम किसमें, इन चारों में, हेपेटाइटिस, हिप, मेनिंजियोकोकल और न्यूमोकोकल। इसी प्रकार से हम डिवाइड किया। इसके अंदर क्वेश्चन कौन से बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो बनता है हीट के प्रति सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता सबसे ज्यादा किसकी है। दूसरा ऑप्शन दूसरा कौन सा बनता है कि पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है। पेंटावेलेंट के अंदर डीपीटी आती है, डीपीटी, हिप, हेपेटाइटिस बी और हिप यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। तो 3 डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिप, ये आया था पेंटावेलेंट में। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि ये क्वेश्चन आते हैं। अब फ्रीज ड्राइड ये सब के आगे क्यों लिखा कि जो एक पाउडर फॉर्म में आता है, उसके साथ में कुछ डाइल्यूटेशन या उसको मिक्स करने के लिए कुछ पदार्थ उसके साथ में होता है। जैसे जापानी एन्सेफेलाइटिस, इसके अंदर ये फ्रीज ड्राइड, मतलब ये सूखा पाउडर के रूप में आता है, ड्राइड। तो इसको हम किस में मिक्स करते हैं? ये क्वेश्चन बार बार आता है, हमने पहले भी पढ़ा है, इम्यूनाइजेशन पढ़ा है, उसमें हमने ये पहले डिस्कस किया है कि फॉस्फेट बफर के अंदर क्या इसको डाइल्यूट किया जाता है। दूसरा एमएमआर को इसमें स्टेराइल वाटर, जीवाणु रहित जल में किया जाता है। ये किस में किया जाता है? जीवाणु रहित जल में। और एमएमआर हो या मिजल्स और एमएमआर, कोई भी उसमें सब में क्या आएगा? स्टेराइल वाटर, जीवाणु रहित जल में मिक्स किया जाता है। आगे कौन सा आता है? रोटावायरस। रोटावायरस पहले 2 टाइप आता है, लिक्विड में भी आता है और फ्रीज ड्राइड इसके रूप में भी आता है। वो 2 टाइप में आता है, स्टेराइल वाटर में भी कर सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में भी इसको डाइल्यूट कर सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हैं। तीसरा येलो फीवर के अंदर कौन सा? एनएस, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन एनएस होता है, और नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन इसमें मिक्स करते हैं। और हिप आता है इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के अंदर भी क्या होता है? हमेशा एनएस ही होता है। तो क्वेश्चन कौन कौन से बने? ये क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे। और बीसीजी भी किसमें करते हैं? इसको भी नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं, मिक्स करते हैं। ये भी पाउडर फॉर्म में आता है बीसीजी। तो हमने पढ़ा पहला कि ये हीट के प्रति, तापमान ज्यादा गर्मी के प्रति कौन संवेदनशील है? ओपीवी। सेकंड हमने पढ़ा कि इसके अंदर पेंटावेलेंट के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है, पेंटावेलेंट हिप और डीपीटी और हेपेटाइटिस बी आता है पेंटावेलेंट में। अगला आता है कि कौन किस में मिक्स किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले ये पढ़ा ही है, फ्रीज ड्राइड, फॉस्फेट बफर, ये जीवाणु रहित जल में, ये सब इसमें मिक्स किया जाता है। अब ये डाइल्यूशन है, ये डाइल्यूटेंट है, ये हमेशा कितना, इसको भी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसमें कौन सा टेम्परेचर आता है? इसमें मेंटेन होता है, इनका टेम्परेचर आता है डाइल्यूटेंट का 2 to 8 डिग्री पर, 2 to 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। यदि इसका भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ और हम इसके साथ में मिक्स कर रहे हैं तो भी इनको नुकसान हो सकता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम डाइल्यूशन मिक्स करते हैं, जैसे फॉस्फेट बफर है, ये है टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हमने मिक्स कर दिया जापानी एन्सेफेलाइटिस के साथ, और इसको हीट के प्रति सेंसिटिविटी है, हीट के तापमान के प्रति ज्यादा तापमान के प्रति संवेदनशील है। ये मिक्स किया तो भी इसकी गुणवत्ता खत्म हो सकती है। तो इसलिए आपको इनको भी एक टेम्परेचर पे रखना होता है, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा। तो टोटल हमने पहले कोल्ड चेन स्टार्ट किया, और कोल्ड चेन में हमने बताया कि जो निर्माण स्थल से कार्य टीकाकरण स्थल तक परिवहन भंडारण सब में कम तापमान पर उसको पहुंचाने की प्रणाली को हम कोल्ड चेन बोलते हैं। और फिर हमने क्या समझा कि कोल्ड चेन के अंदर पहुंचाने के लिए
बहुत ही अति आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम सफल बनाना होता है तो सफल बनाने के लिए हमको उसके टीके और उपकरण को वितरण है वो एकदम आपूर्ति प्रणाली के पर ही निर्भर होना पड़ता है। और आपूर्ति प्रणाली है वो 6 कार्य पर निर्भर होती है। प्रणाली आपूर्ति प्रणाली में 6 अधिकार पर कार्य करती है। हमने पढ़ा कि एक सही समय पर पहुंचना, सही जगह पहुंचना, सही टीका होना, सही मात्रा होना, सही स्थिति होना और सही कीमत होना। इस तरह से वो हमने पढ़ा। और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि कुछ टीके होते हैं वो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, कुछ ठंड के प्रति और कुछ प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। उसमें से ठंड और गर्मी के प्रति कौन संवेदनशील है वो हमने अच्छी तरह से समझा है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो पूरा संवेदनशीलता कम होती है। ये गर्मी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है, ये सबसे कम संवेदनशील है। और इस पेंटावेलेट में कौन आता है और साथ में, और ये भी देखा कि डाइल्यूशन कौन कौन किसके साथ में होता है। और डाइल्यूटेंट को कितने डिग्री पे, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हमको उसको रखना पड़ता है। ये हमने समझा। और हम आगे हम देखते हैं कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील कौन कौन से होते हैं और उसके बारे में और हम पढ़ते हैं। प्रकाश के प्रति संवेदनशील है उनको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे 2-3 लाइनें और बीच में है, वो पहले पढ़ते हैं कि फ्रीज ड्राइड है उस टीकों के लिए दिखाई गई गर्मी स्थिरता जानकर केवल बंद वायु में ही होती है। जो हमने स्थिरता दिखाई है कि ओपीवी कितना सेंसिटिविटी है हीट के प्रति है, ये बाकी कितने हैं, वो सभी कब तक है जब वायल को हमने ओपन नहीं किया है, वायल को हमने यूज नहीं किया, तब तक हमको उसी टेम्परेचर पे रखना है। जैसे ओपीवी को हमने ओपन नहीं किया तब तक हम -15 और -25 तक हम इस बीच में रख सकते हैं। और बाकी और कुछ जो है उसको हम 2 से 8 के बीच में रखते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं है। जब तक नहीं खोला तब तक वो हमने वो टेम्परेचर देखा। लेकिन जब भी इसको जो भी ड्राइड है, फ्रीज ड्राइड जो सूखी वो पाउडर फॉर्म में है, पाउडर के रूप में है, उसका डाइल्यूट मिक्स करने के बाद, घोलने के बाद उसको हम पुनर्गठन मतलब क्या होता है, उसको मिक्स करने के बाद, घोलने के बाद तेजी से अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। यदि उसको गर्मी के अंदर रखा तो अपनी तेजी से गुणवत्ता खो देगा उसी। और खुली हुई को खुराक, वैक्सीन, वायु को भी सही रखना, सही तापमान पर रखना। सही तापमान में रखना अनिवार्य है। वो खुराक मतलब जैसे डीपीटी है वो 3 डिजीज कंडीशन को, 3 बीमारी को लिए देते हैं, जैसे डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टिटनेस है। तो ये सभी क्या होते हैं कि हमने ओपन किया और ये उसके अंदर मिक्स करके रख दिया, तो उसको हम सही तापमान पर रखना जरूरी है। कितना? टीकाकरण के सत्र के दौरान या वायल खोलने के बाद उसको 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक उसको हमको रखना है, उस तापमान के बीच में रखना है। और खुलने के बाद 4 घंटे के भीतर ही उपयोग में लेना है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं कि एक वायल है, हमने उसको ओपन कर दिया, पुनर्गठन कर दिया और उसके अंदर ये डाइल्यूट मिक्स कर दिया, तो उसको हम कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे? वो एक तो ये हमको मेंशन करता है कि 2 से 8 डिग्री पे सेल्सियस पे, और दूसरा कितने समय तक वो खुला रख सकते हैं, उनको 4 घंटे तक हम खुला रख सकते हैं भीतर। तो ये हमने पॉइंट उसको पढ़ा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश के प्रति जो संवेदनशील है, प्रकाश के प्रति जो सेंसिटिविटी है कुछ टीकों की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और कुछ टीके प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और ज्यादा प्रकाश के संपर्क में आते ही वो अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। ज्यादा प्रकाश के संपर्क में आते हैं, जैसे कुछ जो प्रकाश बहुत ज्यादा, जैसे सूर्य का प्रकाश है या कृत्रिम प्रकाश जो आते हैं लाइटिंग, उसके द्वारा भी ये अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। उसमें से कुछ टीके हैं जैसे बीसीजी है, खसरा है, एमएमआर है, रूबेला है। ये क्या होता है कि प्रकाश के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी होते हैं। तो कल आपको कुछ क्वेश्चन आए तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से टीकों के प्रति प्रकाश के प्रति संवेदनशील ज्यादा है। इनमें से ये 4 है, बीसीजी, खसरा, एमएमआर और रूबेला। अब ये कि सभी टीकों को जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं उनके टीकों की जो वायल आती है गहरे रंग की और कांच की थोड़ी बड़ी वायल आती है, उसी के अंदर ही आते हैं। और उसको भंडारण और परिवहन के दौरान डबल पैकिंग किया जाता है, उसको 2 बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है कि जिससे वो प्रकाश के प्रति प्रकाश के संपर्क में नहीं आए। और प्रकाश के प्रति संपर्क में नहीं आएगा तो उनकी गुणवत्ता हमेशा बनी रहेगी। और फिर वही गुणवत्ता के द्वारा हम उसको वैक्सीनेशन करेंगे और उसी गुणवत्ता से यदि वैक्सीनेशन की सही किया तो अपना
जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है और सफल होने में अपनी मदद करेगा। तो हमने ये अभी तक हमने पढ़ लिया और इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कोल्ड चैन इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल कोल्ड चैन इक्विपमेंट क्या होता है कि ये विभिन्न स्तरों पर टीकों का जब हम भंडारण करते हैं तो हर स्तर पर अलग अलग प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं और उसी उपकरणों द्वारा ही टीकों का तापमान हमें नियमित बनाए रखना होता है। और उसमें हम 4 प्रकार के मोस्टली पढ़ते हैं, वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, डीप फ्रीजर और ILR, आइस लाइनेट रेफ्रिजरेटर। ये 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें से फर्स्ट पढ़ रहे हैं वॉक इन फ्रीजर। वॉक इन फ्रीजर में टेम्परेचर होता है -15 डिग्री से -25 डिग्री तक उसका टेम्परेचर रखा जाता है और वो हमेशा राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर पर स्थापित किया जाता है। और उसका उपयोग OPV ओरल पोलियो वैक्सीन में के थोक भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि -15 से -25 डिग्री पर एक ही वैक्सीन है जो स्टोरेज की जा सकती है, वह है OPV। तो आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि OPV को कितना डिग्री पर हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये -15 से -25 डिग्री पर स्टोरेज कर सकते हैं। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस वैक्सीन को सप्लाई किया जाता है या उसको भेजा जाता है तो उधर आइस पैक भी इधर ही तैयार किया जाता है। वॉक इन फ्रीजर के जो स्टोरेज जो स्थापित किए जाते हैं वहीं पर उसके आइस पैक भी स्थापित तैयार किए जाते हैं, जो कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन में उसको बराबर टेम्परेचर बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा हम पढ़ते हैं वॉक इन कूलर। वॉक इन कूलर होता है जो +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान होता है और उसी तापमान पर जो राष्ट्रीय नेशनल टीकाकरण कार्यक्रम होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में बड़ी मात्रा के अंदर जो टीके होते हैं सभी को 2 से 8 डिग्री पर उसको उपलब्ध बनाए रखने के लिए सब जगह सरकारी मेडिकल स्टोर, डिपो, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर यह वॉक इन कूलर स्थापित किए जाते हैं। और इन्हीं वॉक इन कूलर की स्थापित करने पर क्या है, जो भी टीके हैं वो इन्हीं के टेम्परेचर में रखे जाते हैं। और कुछ टीके हैं, कौन से टीके रखे जाते हैं, BCG है, पेंटावेलेंट है, DPT है और आपका हेपेटाइटिस B है, खसरा है, IPV है, TT है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनता है कि BCG को कितने डिग्री पर टेम्परेचर हम रख सकते हैं, तो +2 डिग्री से +8 डिग्री तक रखा जा सकता है। या फिर +2 डिग्री से 8 डिग्री तक कौन कौन से टीके रखे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत तरह के बनते हैं। और अगला पढ़ते हैं डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर क्या होता है, -15 से -25। आपको पहला ही मन में आ जाना चाहिए कि -15 और -25 की बात कर रहा है तो कौन सी वैक्सीन आएगी, उधर OPV आएगी, ओरल पोलियो वैक्सीन आएगी। अभी वही वैक्सीन इधर स्थापित की जाती है डीप फ्रीजर में, कितने 3 महीने तक स्थापित की जाती है। और ये डीप फ्रीजर होता है जिला स्तरीय, उप जिला स्तरीय पर ये स्थापित किए जाते हैं। और अगला अपना आता है ILR, आइस लाइनेटेड रेफ्रिजरेटर आता है। ये क्या होता है, -2 डिग्री से +8 डिग्री तक इसका स्टोरेज होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये +2 डिग्री से 8 डिग्री से, ये -2 डिग्री से +8 डिग्री तक स्टोरेज किया जाता है। और ये कोल्ड चैन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में से एक है। और इसमें क्या होता है कि जिला स्तर, उप जिला स्तर पर इसका स्टोरेज किया जाता है, लेकिन इसमें बड़े ILR होते हैं वो जिला मुख्यालय पर स्थापित होते हैं और छोटे ILR होते हैं वो हमेशा PSC लेवल पर स्थापित किए जाते हैं। और ये ILR क्या होता है कि एक फ्रीजर की टाइप होता है, उसके जो साइड के अंदर एक होती है जो आइस पैक की एक परत लगी होती है। अब क्या होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चलता है, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिजली का कनेक्शन कट जाता है, बिजली चली जाती है, उस टाइम क्या होता है कि उसमें जो आइस पैक्स होते हैं वो उसको 8 घंटे तक 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर बनाए रखते हैं। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं पर भी है तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। और इनके बाद इनके भी 2 भाग होते हैं, ILR के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है ऊपरी भाग और एक निचला भाग। ऊपरी भाग का टेम्परेचर कम होता है, मतलब कम नहीं, ऊपरी भाग का टेम्परेचर ज्यादा होता है और निचले भाग का टेम्परेचर कम होता है। तो आप समझो ऊपरी भाग को निचले भाग में देंगे तो माइनस के नीचे के टेम्परेचर दे रखा है, तो माइनस के नीचे का टेम्परेचर चला जाएगा तो आपको BCG पे रखा जाएगा, OPV, खसरा, ये तीनों चीज होती है आपको रखनी होती है निचले भाग में, मतलब
उसका भाग ऐसा नहीं कि -2 डिग्री से नीचे वाला, अब +4 डिग्री से भी नीचे वाला भी हो सकता है। तो बीसी और ये तीनों चारों इसमें काउंट आएंगे। और ऊपरी भाग में कौन आएंगे, डीपीटी, आईपीवी और पेंटावेलेट। कहने का मतलब है कि -2 डिग्री से, ऐसा मतलब नहीं कि -2 के नीचे वो निचला भाग है, नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 डिग्री से +4 डिग्री से नीचे वाला भाग वो है, उसमें आता है बीसीजी, ओपीवी और खसरा। और ऊपरी भाग में आता है डीपीटी, आईपीवी और पेंटावेलेट। तो ये हमने पढ़ा था आज के दिन। आज के दिन हमने स्टार्टिंग किया, कहाँ से शुरू किया कि हमने कोल्ड चेन से शुरू किया। कोल्ड चेन क्या है, एक बार पूरा विस्तार से देख लेते हैं रिवीजन के रूप में। कोल्ड चेन होता है, वो क्या होता है कि जहाँ निर्माण स्थल से लेकर के टीकाकरण स्थल तक भंडारण के द्वारा या परिवहन, भंडारण करके परिवहन के द्वारा जो सही तापमान, कम तापमान पर जो टीकों को भेजा जाता है, सप्लाई की जाती है, उस प्रणाली को हम बोलते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन बोला। और फिर कोल्ड चेन अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि यदि टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है तो वो अपनी गुणवत्ता खो देता है, और गुणवत्ता खोने के बाद हम उसको टीका नहीं लगा सकते, और यदि लगा दिया तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, यदि तो वो अपना राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है वो असफल हो जाएगा, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये 3 तरह की हमने बताया कि कुछ गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, कुछ ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं, कुछ प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर हमने पढ़ा ठंड और गर्मी के प्रति संवेदनशील कौन से, हमने पढ़ा 5 चरण पढ़े, ग्रुप ए बी सी डी ई एफ तक पढ़े थे। उसमें ओपी भी है फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद में हमने पढ़ा डीपीटी है ये चीज, उसके बाद हमने पढ़ा कि येलो फीवर वाले, और ये सभी करते करते हम नीचे तक गए, मेनिंजोकोकल है, न्यूमोकोकल है और हिब है, ये सभी सबसे लास्ट में वहां तक वो इतने इफेक्टिव नहीं, मतलब उस संवेदनशील गर्मी के प्रति नहीं थे, वो कम होते गए जैसे ऊपर से नीचे तक आते गए। और इस प्रकार से हम पढ़े। और उसमें से हम पढ़ा कुछ फ्रीज ड्राइड होते हैं, और उसके अंदर डाइल्यूशन डाला जाता है, फिर घोला जाता है, और डाइल्यूशन के अंदर अलग अलग आता है, जैसे बीसीजी के अंदर नॉर्मल सलाइन बोला था हमने, और हमने जैसे रोटा वायरस है तो उसके अंदर हमने नॉर्मल सलाइन बोला है, या फॉस्फेट बफर है वो हमने जो फॉस्फेट बफर है वो जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए पढ़ा था। और ऐसे करते करते हमने सभी देखा थे। और डाइल्यूशन को है उसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखना जरूरी है, और नहीं तो उसका भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी हमें उसकी गुणवत्ता खो सकते हैं। और इस प्रकार से हम पढ़ते पढ़ते फिर हमने पढ़ा जो ड्राइड होते हैं उसको हम मिक्स करने के बाद में 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, और उसको 4 घंटे से ज्यादा हम खुला नहीं रख सकते। और ऐसे करते हुए फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के प्रति जो संवेदनशील होते हैं उनको हम कृत्रिम और सूर्य के प्रकाश से हमको बचाना होता है। और उसमें से हमने पढ़ा कि बीसीजी है, मीजल्स है, ये हमने पढ़ा था, और रुबेला है ये हमने पढ़ा। और उसके बाद जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं उसको हम गहरी वायु के अंदर डालते हैं, मोटे कांच के अंदर, और जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं तो उसको डबल पैकिंग के अंदर भेजा जाता है। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल कोल्ड चेन पढ़ा, उसमें हम 4 चीज पढ़े थे, वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, डीप फ्रीजर और आइस लैमिनेटेड रेफ्रिजरेटर ILR पढ़ा। और ये टेम्परेचर -15, +2, -15 और -2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये हमने पढ़ा। अलग अलग ओपी भी है, ये सब हमने एक बार पूरा पढ़ा। तो हमारा कोल्ड चेन है वो पूरा हुआ। और आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। और आपको पहले भी बोला है कि आपको यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके नोट्स आप ले सकते हो। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे वो आपको ये पूरे नोट्स हैं यहाँ से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।